तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 12th के लिए आज हम फिजिक्स देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले जितना भी जो लेक्चर को हम बनाए थे तो उतना नहीं देखे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में लिंक को दिया गया है, वहाँ से सभी क्लास को देख के आइए। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे बाबू, देखिए। तो आज की इस क्लास में हम लेक्चर नंबर 12 को देखेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर जो 12 है उसको देखेंगे। तो 1 से लेकर जो 11 तक जितना क्लास को रिकॉर्ड किया गया है नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देकर आइए, ठीक। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे, तो फिजिक्स देखेंगे, जो VVI जो 95% आप मार्क्स लाना चाहते हैं फिजिक्स में, तो आप यहाँ से जुड़कर ला सकते हैं। क्या है, तो आप BSEB तो BSEB 2000 कब बाबू, तो 2026 में आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। तो चलिए हम टाइम को अब वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास के ऊपर आ जाते हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है मुझे क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस क्लास को शेयर भी करिएगा। चलिए टाइम को हम वेस्ट ना करते हैं। तो आपके लिए VVI कुछ फार्मूला है जो आपसे बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको पूछा गया था। क्या पूछा गया था, देखिए VVI है, इसको लिख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बतलाइए। क्या बतलाता है, ऑप्शन में दिया था। तो आपको इतना जो है ना ऑप्शन में टिक मार देना होगा कि 2.27 × 10⁻⁻39 इस वैल्यू को आपको याद कर लेना है। क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए क्या है, तो ऊपर में है ऊपर में है स्थिर वैद्युत बल है, नीचे में क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। इसके बाद देखिए लिखा 2 प्रोटॉन के लिए है, सर नीचे में क्या है, तो 2 प्रोटॉन के लिए है, ऊपर में स्थिर वैद्युत बल और नीचे में क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो सर इसका अनुपात क्या बतलाता है, तो इसका जो अनुपात लगभग होता है, कितना होता है, 2 प्रोटॉन के लिए आपको याद कर लीजिए 10⁻36। कितना है सर, 10⁻36, इतना याद कर लीजिए इस वैल्यू को, ठीक। हाँ, अगर आपसे उल्टा भी दे देगा, अगर आपसे दे देगा कि ऊपर में जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल दे देगा और नीचे में आपको स्थिर वैद्युत बल दे देगा, उसका अनुपात पूछ देगा तो कितना होगा, तो लमसम यानी कि 10⁻−36 कर दीजिएगा। 10 के पावर कितना, तो ऊपर में जाएगा तो यानी कि 10⁻−36 हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछ देगा कि 2 प्रोटॉन के लिए आप बताइए कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना है, तो लगभग 10 के पावर यानी कि 36 बोलना है। और आपसे अगर उल्टा करके पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे में है स्थिर वैद्युत बल, तो अब इसका अनुपात बताइए 2 प्रोटॉन के लिए, तो कितना होगा, तो 10 के पावर यानी कि -36 हो जाएगा। तो बस ये 2 वैल्यू को आपको याद कर लीजिए, और जितना अगर VVI वैल्यू है उसको हम लिखवा देते हैं। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए VVI है आपके लिए बाबू। VVI जितना क्वेश्चन है उसको हम लिखवा देते हैं। VVI क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल, तो ऊपर में क्या है, तो सर स्थिर वैद्युत बल, नीचे में क्या है सर, तो गुरुत्वाकर्षण बल, उसका अनुपात क्या बतलाता है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यानी कि बराबर नहीं, हम लगभग कर सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 42 हो जाएगा। देखिए नहीं लो करा होगा शायद आपको। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर में स्थिर वैद्युत बल पूछ रहा है, नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल आपसे पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होता है, बताइए। इसको लगता है कि 2000 यानी कि 23 की परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो एक बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा के देखिए, इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना, उसके बाद आप कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन को आया है। देखिए जो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आया है ना, सब आपको हम करा देंगे, ठीक। तो इसलिए आपको हम इतना जब कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट भी आप कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सपोर्ट हमें करिए और चैनल को बढ़ाइए, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछ रहा है कि स्थिर वैद्युत बल नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताइए, तो कितना होगा, तो 10 के पावर 42 होगा। कितना होगा सर, तो 10 के पावर 42 होगा, ठीक। हाँ, अगर यही आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, अगर आपसे उल्टा करके पूछ देगा कि ऊपर में गुरुत्वाकर्षण बल दे देगा और नीचे में स्थिर वैद्युत बल दे देगा, अब पूछे कि क्या है, गलती हो गया यहाँ, तो ऊपर में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे में जो है ना स्थिर वैद्युत बल दे देगा, पूछेगा कि सर इसका अनुपात कितना देता है बताइए, तो क्या होगा, तो 10 के पावर -42 कर दीजिएगा, तो वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक। इतना आपको याद कर लेना है, इस वैल्यू को आपको याद कर लेना है बाबू, और इस वैल्यू को आपको याद कर लेना है। आपसे बोल देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है वैल्यू,
दो इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्थिर वैद्युत बल और नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻42 बोलना है। आप उससे पूछ देगा, पलट के पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल का अनुपात बताइए, तो आपको 10⁻42 कर देना है। ठीक, अब देखिए अब कुछ है तो आपको लिखवा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, तो आपको हम एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए लिखवा दिए हैं। कितना होता है तो सर 10⁻39 होता है, बिल्कुल भी इसको हम लिखवा दिए हैं। और दो प्रोटॉन के लिए लिखवाए हैं तो सर बिल्कुल भी लिखवाए हैं कि 10⁻2 प्रोटॉन के लिए कितना होता है 36 होता है। अगर आपसे घुमा कर पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कि एक दो प्रोटोनों के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर वैद्युत बल का अनुपात बतलाइए 10⁻36। अगर यही क्वेश्चन को आपको पूछ देगा कि दो प्रोटॉन के बीच लगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल बताइए, तो आपको बताना होगा कि 10⁻⁻, यानी कि +36। तो ये जो फार्मूला है ना, तो आपको याद कर लेना है। इस फार्मूला आपके लिए क्या है बाबू, सब आपके लिए VVI फार्मूला है। दो फार्मूला हो गया। देखिए दो फार्मूला आपको यहाँ हो गया। ठीक, दो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हो गया 10⁻42। अगर दो इलेक्ट्रॉन का अगर उल्टा करके पूछ देगा 10⁻42। ठीक, अब बस आपके लिए एक यहाँ हो गया। ठीक, अगर इसको भी आपको उल्टा करके पूछ देगा तो इसको कितना बोलना होगा, तो सर इसको आप बोलिएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10⁻10 से कितना हो जाएगा 10 सर इसका हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक, उल्टा करके पूछेगा तो 10⁻, इसका 39 वैल्यू हो जाएगा। आप लोग जाने आसानी से। अगर ऊपर में दे देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे में दे देगा स्थिर वैद्युत बल के का अनुपात बताइए, तो आपको बताना है कि 10⁻39 कर देना होगा। ठीक, चलिए तो इतना लिख लिए होंगे, ना लिखे हैं तो चलिए लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ लिख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इस वैल्यू पर ज़रा गौर से आपको देखना है। वो देखिए ऊपर में ये जो वैल्यू आपको लिखा गया है कि ऊपर में जो कितना है 10⁻39, तो यहाँ G कर दीजिएगा। केवल आपको यहाँ G कर देना है, यहाँ E कर देना है, इसका वैल्यू है। इसको आपको बगल में यहाँ लिखवा देते हैं। इसको आप लिख लीजिए। ठीक, कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए लगा स्थिर वैद्युत बल, नीचे में क्या है सर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो बोलना है कितना है, तो यानी कि लगभग कितना होगा सर, तो लगभग 10⁻, यानी कि 39 होता है। अगर यही आपको देखिए नहीं लग रहा होगा आपको शायद, तो आपको पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए ऊपर में क्या है तो स्थिर वैद्युत बल और नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 10⁻39 हो जाएगा। यही अगर आपको उल्टा करके पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल बताइए किसके लिए, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको बोलना होगा कितना है सर, तो 10⁻39। बस इस वैल्यू को आपको याद कर लेना है। जितना लिखवाए हैं तो आपके लिए सब ही आई है। ठीक, एगो ये वैल्यू हो गया आपके लिए, एगो ये वैल्यू हो गया आपके लिए। ये दोनों वैल्यू को आपको याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ उल्टा लिखा गया था तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ से काट दिए हैं, गलती नहीं था, ऊपर G या नीचे E हो गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ दीजिए वैल्यू को। आपको यहाँ से वैल्यू को लिख लिए होंगे। दो प्रोटॉन के लिए 10⁻36 हो गया, अगर उल्टा करके पूछेगा तो -36 हो जाएगा। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पूछेगा तो 10⁻42 हो जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन के अगर उल्टा करके पूछेगा, पहले गुरुत्वाकर्षण बल नीचे दे देगा स्थिर वैद्युत बल का अगर अनुपात पूछ देगा 10⁻42 हो जाएगा। अब आपसे पूछ देगा एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन के लिए, तो बोले कि स्थिर वैद्युत बल अगर ऊपर दे दिया नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल, तो 10⁻, यानी कि +39। और 10 के अगर ऊपर में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे में स्थिर वैद्युत बल दे दिया तो क्या होगा 10⁻39। बस इतना फार्मूला हम आपको करवा दिए हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट आपको टॉपिक अब शुरू करते हैं। यहाँ से अब क्या शुरू करने जा रहे हैं बाबू, तो अब यहाँ से आपको नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अब यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी में क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए
चलिए अभी इस पॉइंट यहाँ इस टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या सर, देखिए कि स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज किस क्लास में क्या देखने जा रहे हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बहुत समझते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए आपको हम पहले थ्योरी को लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम आपको बताएंगे। तो थ्योरी हम लिख लेते हैं, तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो लिख लिए हैं बाबू, देखिए आपके लिए हम लिख के ला दिए हैं। ठीक, क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, तो किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल Fe, क्या है सर, तो Fe उन बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसे ही हम स्थिर वैद्युतिकी, इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या है, तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तक हो गया, इतना पहले नोट करिए आप। स्थिर वैद्युतिकी में जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसको नीचे में डैश देकर आपको लिखना है। लिखिए आप, क्या है, तो किसी एक आवेशित कण पर, कहाँ, तो पहले बात को समझिएगा, किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल Fe उन बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ स्थिर शायद छूट गया होगा, समझ जाइएगा, किसे ही हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर यहाँ से समझिए आप, देखिए भी पॉइंट आपके लिए है, समझने के लिए है कि किसी एक आवेशित कण पर दूसरे आवेशित कण के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल Fe अन्य आवेशों के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये भी पॉइंट को नोट में करना होगा आपको। क्या हो, तो किसी एक आवेशित कण पर दूसरे आवेशित कण के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल वह अन्य आवेशों के उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका सर मतलब क्या हुआ, तो चलिए पहले फिगर को बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो और बेहतर तरीक़ों से क्लियर होगा। देखिए यहाँ कोई एक हम आवेश ले लिए हैं। ठीक, देखिए लो कर रहा है आपको शायद ना, सबको लो कर रहा है। ठीक, हो गया। यहाँ पर क्या लिए वो, तो यहाँ पर हम Q1 ले लिए हैं। क्या यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ से इसको हम Q1 मान लिए हैं। इसको हम यहाँ से वो Q1 मान लिए हैं। क्या है, तो प्लस इसको हम Q1 मान लिए हैं। ठीक, देखिए लो कर रहा है आपको ना, सर हाँ लो कर रहा है, Q1 मान लिए हैं। Q1 एगो चार्ज हो गया, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। आप इन बाकी इस पर जो है ना बल लग रहा है, देखिए एगो यहाँ से आ गया, तो सर इस पर बल लगा रहा है, तो इस पर कौन जा रहा है, सर इस पर Q2 आ रहा है, प्लस इस पर जो चार्ज क्या है, तो सर Q2 है, तो बल भी लगाएगा। सर बल क्या लगा रहा है, तो यहाँ से F12 लगाएगा, तो बल लगा रहा है तो F12 लगा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से एगो आ गया, क्या आ गया, तो Q3 आ गया। देखिए यहाँ से, यहाँ जो पॉइंट है ना, तो इसमें क्या है, तो यहाँ बल भी लगाएगा, तो F13 लगाएगा। सर यहाँ कौन सा चार्ज है, तो Q3 है, प्लस यहाँ क्या है, तो Q3 है, आपको लो करा हुआ, इससे प्लस Q3 है, और डॉट डॉट करके हम कर सकते हैं इससे क्या है, तो यहाँ से डॉट Qn हो जाएगा, प्लस Qn। तो प्लस Qn के द्वारा जो प्लस Qn है, तो Qn के द्वारा बल क्या लगेगा, तो Q1 पर, सर यहाँ पर जो बल लगेगा ना वह क्या लगेगा, तो F1 लगेगा, F1n लगेगा, F1n।
अब इसी तरह से F1N लगेगा, ठीक। यहाँ बल क्या लग रहा है, तो F12 लग रहा है, यहाँ F13 लगा था, इसलिए यहाँ से करीब करीब डॉट 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 यहाँ से F13 लग गया। हाँ, तो इसको आप समझिएगा। देखिए क्या है, आपसे बोल रहा है किसी एक आवेशित कण पर, तो क्या एक आवेशित कण Q1 है, तो बोलेंगे सर हाँ। आपसे बोल रहा है किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया स्थिर विद्युत बल, तो Q1 एक आवेश है, तो हाँ सर, इस पर अनेक आवेश जो बल लगा रहा है, जैसे में क्या लगा रहा है, तो Q2 लगा रहा है। देखिए यहाँ से Q2 भी बल लगा रहा है, तो यहाँ से Q3 भी बल लगा रहा है, और डॉट डॉट करे यहाँ से Q1 बल लगा रहा है। तो Q1 जो है ना, देखिए, तो Q1 यहाँ जो बल लगा रहा है किस पर लगा रहा है, तो एक पोजीशन पर लगा रहा है, कहाँ, तो यहाँ लगा रहा है। यहाँ से जो Q1 जो भी बल लगा रहा है ना, तो बोलें कि यहाँ बिल्कुल सही। तो Q1 फिर इसके बाद Q2 बल लगा रहा है, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। इसके बाद तो क्या, तो Q3 बल लगा रहा है, इसके बाद डॉट डॉट Q1 बल लगा रहा है, ठीक, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। देखिए, तो जो Q2 के कारण जो बल क्या हो रहा है, तो F12 हो रहा है सर। Q3 के कारण क्या हो रहा है, तो बल F13 हो रहा है। तो इसी तरह से करी यानी कि जो Q1 जो है, तो इस पर बल क्या लगा, डॉट डॉट करी यानी कि 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, डॉट डॉट यानी कि F1 बल लगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ लिखते हैं आपके लिए तो और अच्छा क्लियर होगा। देखिए Q1 क्या सर, इसको देखिए Q है, ठीक। Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल, Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल, परिणामी बल। डेरिवेशन बाबू आपको 5 मार्क्स में आपको आता है, इसलिए पहले आपको थ्योरी को समझा देते हैं आपको, उसके बाद डेरिवेशन कराएंगे, ठीक। तो Q1 पर लगा क्या परिणामी बल होगा, तो परिणामी बल हो जाएगा आपका बाबू F1। परिणामी बल F1 हुआ ना, F1 कने है तो F1 हुआ, ठीक। यहाँ से देखिए परिणामी बल जो F1 इक्वल टू कितना हो गया बाबू, जोड़ दे देना है। तो F1 बराबर ये बल है, समझिए इसको, F1 इसको समझिए बल है, ठीक। तो F12 हो गया, फिर हो गया F13 हो गया। इसी तरह से करी डॉट 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 कितना हो गया था सर, F1N हो गया था ना। तो ऊपर जो डैश है, तो इसको सदिश के निरूपण के लिए हम देते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट के लिए, क्योंकि वो सदिश राशि है, तो इसलिए हम देते हैं, ठीक। देखिए, तो आपको क्या बोला था, आपको फिर से समझिए, आपको हम फिर से दोबारा समझाएंगे। स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत बोल रहा है। तो आपको क्या है, तो किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों कण के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल उन बल के सदिश योगफल के बराबर होता है, तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। देखिए, तो Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा था, किसी एक आवेशित पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है, तो इससे ही हम स्थिर वैद्युतिकी क्या बोलते, इसे ही हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए Q1 जो आवेश है, तो इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है, तो यहाँ से F12 लग रहा है, F13 लग रहा है, तो डॉट 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 यानी कि F1 लग रहा है। तो इसी को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उन सब बलों का सदिश योगफल है। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। बस जितना आपको लिख देना होगा, ठीक। समझ गए होंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। देखिए यहाँ से इस पॉइंट को आप एक बार और समझिए। जो Q1 जो है ना, तो Q1 पर क्या लग रहा है, तो Q1 एक चार्ज है, इस पर परिणामी बल लग रहा है। तो Q1 देखिए यहाँ से Q1 है, तो बोले कि हाँ सर, तो Q1 पर बल क्या लग रहा है सर, F1 लग रहा है, फिर F13 लग रहा है, F12 लग रहा है। देखिए जो Q1 जो आवेश है सर, Q1 आवेश है, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। तो Q2 जो आवेश है, Q2 आवेश ऊपर से बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, इसी तरह करी Qn बल लगा रहा है। तो Q2 के कारण क्या लग रहा है, तो बल तो F12 लग रहा है, Q3 के कारण तो F1 लग रहा है, और डॉट 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 यानी Qn के द्वारा बल कितना लग रहा है, तो F1 लग रहा है। तो Q1 को हम मान लेते हैं क्या, तो Q1 आवेश पर, Q1 जो आवेश है इस पर सब बल लगा रहा है। तो Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल कितना होता है, तो इसको जोड़ लीजिए, F12 हो गया, F13 हो गया, और डॉट 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 करी F1n हो गया। तो बस 1 2 3 लोग को जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 को जोड़ दिए, तो इसका सदिश योगफल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को हम स्थिर वैद्युतिकी में अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तक आपको हो गया।
और समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये भी बोल रहा है आपसे किसी एक आवेशित कण पर दूसरे आवेशित कण के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए Q1 जो आवेश है तो इस पर Q2 आवेश बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, Q1 M बल लगा रहा है। तो जो Q2 जो बल लगा रहा है वह ई नहीं देख रहा है कि Q3 है या नहीं, वह अन्य आवेशों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जो Q2 जो है वह Q1 पर जो बल लगा रहा है तो Q3 रहेगा या Qn रहेगा उससे इसको मतलब नहीं है। Q3 नहीं रहेगा ना तो Q2 इस पर बल लगाएगा ही, और जो Q3 है ना तो ये भी सोचेगा कि Q2 नहीं रहेगा तो इस पर हम भी बल लगा देंगे। तो ही कहा गया है किसी एक आवेशित कण पर दूसरे आवेशित कण के द्वारा लगाया गया जो स्थिर वैद्युत बल वो अन्य आवेशों के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। Q2 अगर नहीं भी रहेगा तो Q3 जो है ना वह बल Q1 पर लगाएगा ही, या E और E नहीं भी रहेगा तो Qn इस पर बल लगाएगा। तो क्या होगा, तो F1 ही बनेगा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब चलिए आपसे यहाँ से 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो डेरिवेशन। कितना मार्क्स में पूछा गया है, तो MARKX 5 मार्क्स में इसको पूछा गया है। इस डेरिवेशन को 3 से 4 बार पूछा गया है। कितना से पूछा गया है वो, तो 3 से 4 बार इसको रिपीट किया गया है। 3 से 4 बार इसको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। तो बस इस डेरिवेशन को आपको बना लीजिएगा ना तो आपको 5 मार्क्स मिल सकता है। क्या है, तो डेरिवेशन है डेरिवेशन है वो, इसको आपको लिखना है। चलिए क्या है, देखिए किसी एक आवेशित कण पर, देखिए क्या है, किसी एक आवेशित कण पर, किसी एक आवेशित कण पर, किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों के द्वारा, अनेक आवेशों के द्वारा, अनेक आवेशों के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक निकालें। का व्यंजक ज्ञात करें। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशित कणों के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत जो बल है तो उसका व्यंजक यानी कि फॉर्मूला प्राप्त करें। आपसे 5 मार्क्स में इसको पूछा गया है बिहार बोर्ड में। प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ ही आप रखिए, उसको आप देखिए वहाँ पूछा गया है कि ना पूछा गया है, उसके बाद हमसे मिलिएगा। ठीक, कमेंट में आप उसके बाद पिन करिए कि हाँ सर आप जो क्वेश्चन को डेरिवेशन करवाए हैं उसको 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड में आया गया था। समझिए कि आपके लिए कितना बेनिफिट हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो हमें सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं। चलिए साथ में लिखते हैं, आपको समझने में दिक्कत अगर नहीं होगा तो देखिए क्या है, लिखना है Q1 आवेश पर, क्या है, तो Q1 आवेश पर डेरिवेशन को सीख लेते हैं ना तो आपको 5 मार्क्स में आसानी से मिल जाएगा। तो Q1 आवेश पर अनेक आवेशों, अनेक आवेशों, अनेक आवेशों Q2 Q3 डॉट 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 Qn, क्या है, देखिए Q1 आवेश पर अनेक आवेश जैसे Q2 Q3 डॉट 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 Qn के द्वारा लगे, क्या है, Qn के द्वारा लगे स्थिर वैद्युत बल क्रमशः, स्थिर वैद्युत बल क्रमशः F12 F12
F13 डॉट कितना है, तो यहाँ से F1n है, ठीक। पिन समझेंगे हम। देखिए Q1 आवेश पर लगा यानी कि परिणामी बल होगा, तो Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल क्या है सर, F1 सदिश है, F1 सदिश है। देखिए इसको आप बढ़िया से समझिए। पहले आपको 5 मार्क्स में बाबू पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको समझना होगा बढ़िया से। देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है कि किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक ज्ञात करें। 5 मार्क्स में पूछता है, बार बार इसको पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा Q1 आवेश पर अनेक आवेश Q2 Q3 डॉट Qn के द्वारा लगाए स्थिर वैद्युत बल क्रमशः F12 F13 डॉट F1n है। Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल क्या है, तो F1 सदिश है। इतना लिख लिए हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आपको। हाँ, तो हम यहाँ से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। देखिए आपके सामने हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जब वो समझने में दिक्कत ना होगा। बोल रहा है क्या है, तो Q1 आवेश पर अनेक आवेश जैसे Q2 Q3 Qn के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल क्या है, तो क्रमशः F12 F13 डॉट F1n है। तो अब फिर वहाँ लिखना है Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। देखिए यहाँ से किस पर बोल रहा है, तो Q1 बोल रहा है। तो यहाँ से क्या है, तो एक चार्ज है Q1 चार्ज ले लेते हैं। डायग्राम को आपको बहुत बड़ा बनाएंगे, जो आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ से हो गया। चलिए यहाँ से डायग्राम बनाकर आपको हम समझा देते हैं क्या था। देखिए, तो आपसे बोला गया था Q1 आवेश पर अनेक आवेश Q2 Q3 और डॉट Qn के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल क्रमशः F12 F13 F1n है। तो Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए आपको पहले हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, तो सर यहाँ से जो है ना Q1 आवेश आ गया। ये क्या है, तो सर Q1 जो आवेश है क्या है, जो Q1 आवेश है, ठीक। तो Q1 आवेश पर कौन बल लगा रहा है, सर बोले हैं सर प्लस Q2 जो है ना वह बल लगा रहा है इधर से, प्लस Q2 बल लगा रहा है इधर से, ठीक। इसके बाद फिर कौन लगा रहा है बल, सर इसके बाद भी जो है ना वह Q3 बल लगा रहा है। इसके बाद भी सर यहाँ से इस पर Q3 की बल लगा रहा है। यहाँ से जो बल जो लगा रहा है कौन लगा रहा है, तो फिर जो है ना प्लस Q3 जो है ना वह बल लगा रहा है, ठीक। इसके बाद फिर कौन बल लगा रहा है, तो डॉट करे तो Qn भी बल लगा रहा है इस पर। इन प्लस में क्या हो, देखिए यहाँ से प्लस में क्या हो गया, तो प्लस में हो गया सर Qn जो है ना इस पर बल लगा रहा है, ठीक। किससे बल लगा रहा है, तो Q1 पर बल लगा रहा है। तो आपसे दूरी तो डिस्टेंस भी लिखना होगा, तो बोलेंगे कि जो सर यहाँ से देखिए ब्लर शायद हो रहा होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या है कि जो Q2 के द्वारा Q1 पर जब Q1 जो आवेश इस पर लगाया गया बल जो क्या है, सर उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर यहाँ से देंगे R1 हो जाएगा ना, R12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, R12। जो Q1 जो है तो Q1 1 है तो 1 लिख दिए, 2 जो बल लगा 2 हो गया तो R12 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर, इतना हो गया। और जो Q3 जो किस बल लगा रहा है, तो जो Q3 जो Q1 पर लगा रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से R13 हो जाएगा। तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर, ठीक। और जो Q1 के कारण कितना हो जाएगा, तो R1n हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी हो जाएगा। और जो Q2 जो है ना वह Q1 जो है Q2 आवेश Q1 पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी कितना हो गया, तो R12 हो गया। सर उस पर बल लगा कुछ लगा होगा ना, तो बोलेंगे सर हाँ, तो बल क्या लगा है, तो बोलेंगे बल जो है ना वह F12 लगा है। ये जो बल लगा है तो F12 लगाया गया बल है, तो बल क्या लगाया गया है, तो F12 जो है ना वह बल लगाया है। तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर, ऊपर सदिश से दिखाना है, ठीक। और जो Q3 जो है ना वह Q1 पर आवेश लगाया गया है, तो कितना हो जाएगा, तो इसके लिए बल कितना हो जाएगा, तो F13 हो जाएगा।
बिल्कुल भी सही सर। इसलिए Q1 के कारण किस पर बल कितना हो जाएगा सर, इस पर तो F1N हो जाएगा, सदिश से दिखा देना है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही सर। इतना हो गया। हाँ, तो देखिए इसी करी करी Q1 बल लगा, Q3 बल लगा, और डॉट 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 यहाँ से दिखा देना है Q1 बल लगा है। तो इस फिगर को आपको समझना होगा, उसके बाद आपको कुछ देखना होगा। ठीक, देखिए इस पहले थ्योरी को देखिए। ये आपसे बोला गया है Q1 आवेश पर लगा, Q1 आवेश पर अनेक आवेश Q2 Q3 Qn आवेश के द्वारा लगाया गया स्थिर बल। तो बल क्या है, तो F12 है, F13 है, डॉट डॉट F1N है ना। जो Q1 जो आवेश है, तो Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया जो बल क्या है, तो F12 है। Q3 आवेश के द्वारा लगाया गया बल F13 है। डॉट 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 Qn जो है आवेश है, क्या है, तो Qn आवेश के द्वारा लगाया गया बल कितना है, तो F1N है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही सर। तो जो Q2 और R1, ये जो Q1 है उसके बीच की दूरी कितना है, तो सर R1 हो जाएगा। और Q3 और F13 के बीच की दूरी कितना, तो R13 हो जाएगा। बोलेंगे सर Qn और जो F1 के बीच की दूरी, तो यानी कि R1N हो जाएगा। तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए आपको हम समझा देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको लिखना है क्या है, देखिए Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल, Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल, Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल। देखिए यहाँ से Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल। 5 मार्क्स आपको आएगा बाबू, इसलिए आपको बढ़िया से देख लेना है। क्या है, इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं FORC, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू, यानी कि F1 समझिए इसको, F1 ऐसे निकालना राइट। तो आपको हम पहले ही बता देते थे कि जो Q1 जो आवेश पर जो लगा परिणामी बल कितना था। देखिए तो यहाँ लिखा गया Q1 आवेश पर लगाया गया परिणामी बल। यहाँ से एक बार देखते हैं। देखिए Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल क्या है, तो F1 बराबर, तो F12 F13 डॉट डॉट F1N था। तो हाँ, तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ से। देखिए क्या है, तो F12 सदिश F12 हो गया, फिर प्लस में क्या हो गया सर, F13 हो गया, सदिश में F13 हो गया, फिर प्लस क्या है, तो इसको लिख लेते हैं। Q1 आवेश पर लगा क्या है, तो वो तो परिणामी बल, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, तो F12 लग रहा है प्लस F13 लग रहा है प्लस फिर डॉट डॉट कितना हो गया सर, F1N लग रहा है ना। तो बोले कि हाँ सर, आपको हम कुछ देर पहले ही दिखाए हैं कि जो Q1 जो आवेश है सर, उस पर लगा जो परिणामी जो बल कितना है, तो F1 बराबर कितना, F12 F13 प्लस प्लस यानी कितना है सर, F1N है, डॉट डॉट है। तो हाँ, इस तरह से हम जो Q1 आवेश पर लगा जो परिणामी जो बल है उसको हम यहाँ से लिख लिए हैं। तो हाँ, तो डेरिवेशन इस तरीके से आपको करना होगा, तो अब आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। देखिए वो यहाँ से है, और लास्ट में आपको हम पहले फिजिक्स को पढ़ा लेते हैं। इसका जितना डेरिवेशन है ना, तो एक हम वीडियो लाएंगे 1 शॉट 3 या 4 घंटा का रहेगा। उसके बाद जितना थ्योरी नहीं, जितना अगर डेरिवेशन है उसको हम करवा देंगे उस क्लास में। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से F1 इज इक्वल टू कितना है सर, तो उसका मान, उसका वैल्यू, किसी भी जो बल जो होता है ना, तो उसका मान होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो F1 जो है तो उसका हम वैल्यू लिखेंगे, और उसका यानी क्या लिखेंगे, तो उसका हम मान, इसका डायरेक्शन लिखेंगे। तो F1 इक्वल टू F12 है ना, तो बोलेंगे सर हाँ, तो क्या है, तो सर F12 है, तो उसका हम मॉड लेते हैं कि जो मान जो होता है ना, यानी कि वैल्यू प्लस ही होता है, तो उसका सर यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, सदिश दे देते हैं, और उसका क्या है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन कितना है, तो दूरी कितना है, तो R12 है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सर यूनिट कैप हो गया। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। फिर प्लस में इस तरीकाओं से लिखना है, F13 है, तो यहाँ से लिखना है कि F13, इसको भी मोड लगा देना है, ऊपर सदिश निरूपण कर देना है। और फिर क्या है, तो सर F1 यानी इसकी F1 था, तो यहाँ से R1 हो जाएगा ना, तो R13 हो जाएगा, तो ऊपर में सर कैप हो जाएगा, R13 कैप हो गया, फिर प्लस में हो गया, तो बिल्कुल भी सही। फिर कितना है, तो F1N, तो यहाँ से F1N हो गया, तो इसको भी ऊपर में अथी लगा देना, ऊपर क्या है सर, कैप लगा देना, तो कितना है हो जाएगा, यहाँ R1N हो जाएगा, तो ऊपर से कैप लगा देना है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही, इतना हो गया। देखिए आपको यहाँ से, तो F1 इज इक्वल टू, अब वो कितना हो गया, देखिए F1 इज इक्वल टू, जो बल जो होता है तो कितना होता है, आप लोग जान रहे होंगे शायद, तो Q1 Q2 Q1
Q2 बाई कितना होता है, तो Q1 Q2 बाई होता है R12 है ना, तो R12 का यहाँ से स्क्वायर हो गया, तो R12 का यहाँ से स्क्वायर हो गया। फिर हाँ, इसको बड़ा सा कैप में बंद कर देना है मोड में, ठीक। फिर कितना है, तो R12 है, तो सर R12 को यहाँ से सेम आपको रहने देना है, ठीक। आपको लोक रहा है ना बढ़िया से, तो बोले कि हाँ सर लोक रहा है। फिर इसी तरीक़ाओं से आपको यहाँ से लिखना है, प्लस लिख देना है। फिर क्या है, तो Q1 Q3 बाई कितना से हो जाएगा, तो R13 हो जाएगा। उसका क्या है सर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फिर कितना है बाबू, तो इसको मोड में बंद कर दिए, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। यहाँ से कितना है, तो R13 जो सेम है, तो इसको सेम उतार देना, इसको सेम उतार देना, ठीक। ये खाली आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। फिर कितना है, देखिए यहाँ से फिर F1N है, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। तो इसको आपको इस डैश में बंद कर दिए, तो फिर एगो आप इसमें लिखना है, तो क्या लिखना है, तो Q1 QN लोग है ना, तो बोले कि हाँ सर Q1 QN हो गया। फिर यहाँ से बटा में कितना हो गया बाबू, तो यहाँ से R1N हो जाएगा, तो बोलें कि हाँ सर R1N क्या हो जाएगा, तो उसका सर स्क्वायर हो जाएगा। फिर NA कितना बच गया है, तो R1N बच गया है। NA में सर कितना, तो R1 जो N है, तो उसको सेम आप रहने दीजिए, कितना है, तो R1N है, इसको सेम रहने दिए हैं, ठीक। पहले यहाँ से समझिए, आपको समझने में यहाँ तक आपको दिक्कत हो रहा है, तो पहले यहाँ तक समझा देते हैं आपको। देखिए क्या है, ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स है, जो Q1 जो आवेश उस पर लगा, परिणामी बल कितना था, तो सर F1 पर F12 है, F13 है, प्लस डॉट डॉट F1N है, तो बोले कि बिल्कुल भी सही सर। इसके बाद देखिए अब यहाँ से, तो F1 पर निकालना है, तो क्या है, तो उसका मान और उसका दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जरूरी होता है। जो F12 था, तो सर F12 लिख दें सर, उसका डायरेक्शन यानी कि दूरी कितना था, तो दूरी जो है ना वह R12 था, तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल नहीं सही। देखिए जो F12 है, तो यहाँ है ना आपको कि जो सर F12 कने है, तो F12 तो सर उसका जो दूरी कितना है, उसका जो डायरेक्शन कितना है, तो R12 है, तो यहाँ से हम R12 रख दिए हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। और जो F13 था, तो सर जो F13 है, तो उसके बीच का जो दूरी कितना है, तो सर R13 है, सर R13 रख दिए हैं, तो बिल्कुल भी। इसी तरह से F1 जो N था, उसका भी दूरी कितना हो गया, तो R1N हो गया। इतना यूनिट वेक्टर लगा देना ऊपर से, ठीक, कैप लगा देना है। फिर देखिए आप यहाँ से, तो हाँ F1 इक्वल टू कितना हो गया सर, आप जान रहे होंगे कि जो F12 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, Q1 Q2 जो 1 2 है, तो उसको देखिए क्या होगा, तो K हो गया, तो 1 है तो Q1 हो गया, 2 हो गया तो Q2 हो गया। फिर कितना, तो R12, तो ये जो R12 था, तो R12 का स्क्वायर कर दिए, ऊपर में जो सेम है तो सेम रहने दिए। फिर जो F13, तो A का वैल्यू कितना होता है, तो Q1 Q3 करना है। फिर नीचे में कितना हो गया, तो सर R13 होगा, इसका स्क्वायर कर दिए, और जो सेम है तो सेम उतार दिए। फिर जो F1N था, तो उसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो इस तरीका से, तो Q1 QN हो जाएगा बाई R1N हो जाएगा। जो ऊपर में जो R1N है, तो उसको हम यहाँ से सेम, देखिए यहाँ आपको लोग रहा होगा, यहाँ आपको सेम रहने दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको बढ़िया समझिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ जाइएगा आसानी से। बस इतना ही हो गया आपको। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि F1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉमन है उसको आप तीर लीजिए, साइड में कर लीजिए। K Q1 सब में है कॉमन, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सर K Q1 इसमें है, K Q1 इसमें है, K Q1 इसमें है, तो हम उसको तीर लिए हैं, एक साइड कर लिए हैं। K Q1 जो है, तो उसको हम एक साइड कर लिए हैं। K जो सभी में जो कॉमन है उसको हम एक साइड कर लिए हैं, K Q1 हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो क्या यहाँ बच गया ऊपर, तो ऊपर सर Q2 बच गया, तो Q2 बच गया, Q2 बाई कितना बच गया, तो R12 बच गया, तो R12 है, तो सर इसका हम स्क्वायर यहाँ से कर दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। क्या बच गया ऊपर, तो ऊपर में सर R12 बच गया, तो ऊपर में हम कैप लगा दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। Q1 तो इसमें से तो हम कॉमन ले लिए थे, तो क्या बच गया बाबू, तो Q3 बच गया है। नीचे में कितना बच गया बाबू, तो नीचे में R13 बच गया है बाबू, तो उसका हम यहाँ से स्क्वायर कर दिए, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। क्या बच गया है, तो यहाँ से R13 बच गया है ना, तो यहाँ से R13 उसका कैप बच गया, तो बिल्कुल भी सही सर, प्लस रख दिए। जो K Q1 है उसको कॉमन कर लिए थे ना, जो कि यहाँ से K Q1 था उसको कॉमन कर लिए थे, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो क्या बच गया था, तो QN बच गया था ना,
तो लास्ट में क्यू एन बच गया है ना, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सर। नीचे में कितना हो गया, तो आर वन एन बच गया, तो बोलेंगे कि हाँ सर, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर कितना बच गया है, तो आर वन एन बच गया है, तो उसको सर सेम लिख दीजिए। देखिए इस लाइन को देखिए, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं बाबू, जो के क्यू वन था तो सभी में है, तो उसको हम कॉमन में कर लिए हैं। क्यू टू बच गया है तो क्यू टू लिख दिए हैं, आर वन टू का स्क्वायर कर दिए हैं, और जो सेम था तो सेम उतार दिए हैं। क्यू वन तो कॉमन हो गया तो क्यू थ्री बच गया, नीचे में आर वन थ्री है तो उसका स्क्वायर कर दिए हैं, जो आर वन थ्री तो सेम रख दिए हम यहाँ, जो के क्यू वन कॉमन कर लिए तो के क्यू वन बच गया, और के फिर कितना बच गया, तो आर वन एन बच गया तो उसका स्क्वायर कर लिए हैं हम, और जो आर वन एन था उसका कैप, तो उसका कैप हम सेम रख दिए हैं, तो दिक्कत नहीं है तक होना चाहिए। हाँ, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ से एफ वन डैश इस लिखना है, जो के का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो होता है ना, है, तो बोलेंगे हाँ सर। के का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। देखिए यहाँ से Q1 तो यहाँ तो जो सेम था तो सेम उसको हम रहने दिए Q1 को, तो बोलेंगे हाँ सर। तो देखिए यहाँ से क्या है, इसको हम लिख सकते हैं समीशन, क्या है, तो समीशन, इसको हम n लिख सकते हैं, क्या है, तो n। यहाँ से क्या है, तो Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट कहाँ करी तो Qn है, तो उसको हम Qn लिख लिए हैं। तो यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू सर कितना है, तो सर I इज इक्वल टू 2 है, I इज इक्वल टू 2 है। देखिए तो यहाँ से Q2 हो गया, तो Q2 ही जो क्या है, तो सर Q2 हो गया, Q3 है और Qn है, तो I का जो वैल्यू है, तो I बराबर क्या है, तो I बराबर हम 2 मान लिए हैं। तो समीशन Q2 Q3 Qn, तो हम डॉट कर लिए Qn मान लिए, ठीक, यहाँ तो हो गया है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, तो Qi हो गया, तो I कितना हो गया, तो I बराबर 2 है, तो इसको हो गया ना Q2, नहीं Q है तो Q इसको हम सेम ला दिए हैं हम, और जो I जो है किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है, तो Q2 लिख दिए हम ऊपर में, समझिए Q2 लिखा गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। और फिर नीचे में कितना हो गया, R हो गया, वो 1 है तो 1 हो गया, और जो I जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ 2 हम नहीं लिख कर क्यों I लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो बोलेंगे सर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। आपको 2-3 बार समझा देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको अकबकाइए नहीं, ठीक, इतना हो गया। फिर कितना हो गया, तो यहाँ सर R हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। ये जो R1 जो था तो उसको सेम रख दें बाबू, और जो I जो है ना वह इसको हम बराबर मान लें 2 के, तो यहाँ हम तो I रख देंगे। ये जो समझिए कि I नहीं है 2 है, तो ये जो 2 है तो ऊपर में कैप लगा दिए, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर, इतना हो गया। हाँ, इसको अब समझा देते हैं। देखिए जो F1 था तो F1 लिख दिए हैं। के का जो वैल्यू कितना सर होता है, तो सर के का जो वैल्यू जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम रख दिए। जो Q1 था तो Q1 को साइड में ला लिए। अब देखिए हम इसको क्या मान लिए हैं, तो इसको समेशन मान लिए हैं, इसको समेशन। हाँ, I जो है ना तो I को हम क्या मान लिए, तो I को हम 2 मान लिए हैं, और ऊपर में Q2 Q3 करी के तुम n मान लिए हैं वो, ठीक, जो आवेश n तक ले सकते हैं, ठीक। देखिए तो हम ऊपर में हम एक ही आवेश को लेकर रख सकते हैं, Q2 को ही ले लिए हैं, ठीक। देखिए तो ऊपर में क्या है, तो Q आवेश है तो Q रख दिए हम। 2 जो किसके बराबर है, तो I के बराबर है, तो Q2 हो गया ना, तो Q2 रख दिए, तो Q2 लिखा गया है। जो R1 हो गया, और जो 2 जो है ना किसके बराबर, तो I के बराबर है, तो हम रख दिए, तो इसको लिख दिए ना हम, ये R12 Q2 हम ऊपर में लिखे हैं, R12 के स्क्वायर रखे हैं, क्योंकि ये जो I जो है ना 2 के बराबर है, इसलिए हम इसको ये R1, तो R12 जो है किसके बराबर है, तो I के बराबर है। तो अगर I अगर हम लिख दिए हैं तो समझिए कि यहाँ 2 लिखा गया है, तो R12 हो गया, यहाँ तक तो लिख लिए हैं। चलिए यहाँ तक हो गया है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। इसके बाद देखिए आप यहाँ से फिर यहाँ से आपको F1 डैश यहाँ से लिखना है। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से Q1 हो गया, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सर। Q1 बराबर कितना हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर, इतना होगा। तो समीशन हम n तक मान लिए हैं, ठीक। इसको I इज इक्वल टू कितना हो गया सर, तो I इज इक्वल टू यहाँ से 2 ले लिए, मान लिए तो हम यहाँ से क्या हो गया, तो Q1 हो गया, QY मान लिए हैं, तो Q2 हो गया, तो R1 I हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर, इतना हो गया। फिर यहाँ से कितना हो गया, तो सर यहाँ से R स्क्वायर हो गया, फिर कितना हो गया, तो R1 I हो गया, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी। यहाँ से कैप ले लिए हैं, तो जो था से सेम यहाँ से हम उतार दिए हैं, ठीक, कुछ किए नहीं है। इसको देखिए अब यहाँ से हम F डैश मान लिए हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो क्या है, तो यहाँ से Q1 हो गया, इसको इसे लिख सकते हैं। देखिए Q1 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आपको शायद लोक नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ से
इसको तो हम सेम उतार दिए हैं। फिर आपको समझा देंगे एक बार हम। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो Q1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। समीशन हो गया, तो यहाँ से n मान लिए थे तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो I इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो I जो है ना 2 के बराबर ले लिए थे हम, तो बोलेंगे बिल्कुल सही भी सही सर। फिर Q1 I इज इक्वल टू कितना आ गया था, देखिए यहाँ से R1 I आ गया था, तो बोलेंगे हाँ सर यहाँ तो हो गया है, बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। यहाँ से 2 हो गया है तो हाँ। फिर कितना हो गया है, तो R1 I आ गया, R1 I आ गया। इसको हम यहाँ से कैप लेंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। कैप लेंगे इसको ना, तो ऊपर में हम क्या ऊपर में हम इसको यूनिट वेक्टर को सिखाए थे कि उसका अगर इसको जो कैप अगर हटाएंगे तो ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में सर एरो आएगा डैश, नीचे में उसका मोड आता है। ठीक, तो R1 I आ गया, तो उसका सर मोड आ गया, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही सर। इतना आ गया। इसको आप लास्ट में लिखिएगा तो क्या आ जाएगा सर, तो F1 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, F1 डैश इज इक्वल टू देखिए F1 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, तो Q1 आ गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। क्या आ गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, बिल्कुल भी सर। फिर समीशन आ गया, फिर n आ गया, फिर I इज इक्वल टू कितना है सर, तो I इज इक्वल टू 2 आ गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना है, तो Q1 आ गया, Q1 इसको I मान लिए, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। फिर कितना है, तो R1 I आ गया, और नीचे 2 को आएगा मिल के कितना हो गया सर, यहाँ 3 हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। पिन कितना हो गया यहाँ से, तो यहाँ से R1 I हो गया। हाँ, इसको हम यहाँ से आपको साथ लिख देते हैं, आपको समझने में अगर दिक्कत होगा रहा होगा तो इसको बड़ा में हम लिख देते हैं। बस इसको जो लिखा गया है ना उसको हम यहाँ से आपको बड़ा में लिख देते हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो F1 डैश इज इक्वल टू क्या है वो देखिए यहाँ से, तो Q1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, समीशन हो गया था, n हो गया था, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक, फिर क्या है, तो QI हो गया है। ठीक, तो R1 I हो गया है, तो 2 को एगो मिल के कितना हो गया सर, तो यहाँ से 3 हो गया था। फिर क्या हो गया, तो R1 I। बस इतना फार्मूला को आपको प्रूव कर दीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा वो, तो 5 मार्क्स जो है ना आपको अगर प्राप्त करना है तो इतना फार्मूला को आपको डेरिवेशन करना ही होगा। चलिए आपको हम एक बार समझा देते हैं, बढ़िया से शुरू से समझा देते हैं। देखिए क्या है, आपको 2 मिनट में हम समझा देते हैं, देखिए समझिएगा बढ़िया से। आपसे पूछा गया है किसी एक यहाँ से क्या है, हाँ 5 मार्क्स में इसको पूछा गया है। देखिए, किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों कण के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक ज्ञात करें। क्या है, तो किसी एक आवेशित कण पर अनेक आवेशों के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक ज्ञात करिए। इसको 3 से 4 बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, जो 5 मार्क्स में अक्सर डेरिवेशन के रूप में है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लिखे हैं कि Q1 आवेश पर अनेक आवेश जैसे Q2 Q3 डॉट 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 Qn के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल क्रमशः F12 F13 डॉट 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 F1n है। Q1 पर लगा जो परिणामी जो बल है क्या है, तो F1 सदिश है। Q1 पर जो परिणामी बल क्या है, तो सर F डैश है, सदिश के रूप में है, तो F1 सदिश है, बोलेंगे हाँ सर। देखिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ग्राफ पर आ गए थे, तो हाँ जो Q1 जो आवेश है, तो Q1 जो आवेश पर कौन सा जो बल लगा रहा है, तो Q2 बल लगा रहा है। तो जो Q2 जो बल लगा रहा है, तो बल कितना आ रहा है, तो F12 आ रहा है। डिस्टेंस दूरी कितना बन रहा है, तो R12 बन रहा है। जो Q1 जो आवेश पर जो बल कौन लगा रहा है, तो Q2 लगा रहा है। तो डिस्टेंस कितना, दूरी कितना हो जाएगा, तो जो R होगा, डिस्टेंस जिसको R से दिखाते हैं, डिस्टेंस होगा दूरी। ठीक, आज जो 1 है तो 1 आ गया, 2 आ गया तो 2 लिख लिए। और जो बल कितना है, तो F12 है। इसी तरीक़ा से Q2 तो लगा रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है, P डॉट 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 Qn बल लगा रहा है। इसी तरीक़ा से जो Q3 के कारण जो बल लग रहा है, तो F13 लग रहा है। Qn के कारण जो बल लग रहा है, तो डॉट डॉट F1 लग रहा है। हाँ, तो जो Q3 जो है ना, वह Q1 पर जो आवेश पर जो बल लगा रहा है, तो उसका तो दूरी तो R13 है, बाकी बल कितना है, तो F13 है। और जो Qn जो है ना, और बल लगा रहा है किस पर, तो Q1 पर लगा रहा है, तो इसके लिए दूरी कितना है सर, R1n है। इसका जो बल कितना है, तो सर F1n है। तो इतना तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए
अब यहाँ से Q1 आवेश पर लगा परिणामी बल लिखना है। क्या लिखना है कि Q1 जो आवेश है तो उस पर लगा परिणामी बल। हाँ, तो ए फोर्स बराबर कितना है, तो एफ डैश, ठीक। तो F13 डॉट 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 F1n, क्या, तो F12 आ गया, F13 आ गया, डॉट 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 F1n है, तो F12 है, F13 है, डॉट डॉट F1 आ गया। तो बिल्कुल भी सही सर, यहाँ सब समझिएगा। तो F1 डैश इसको रख दिए हम। हाँ, आपको बोलते हैं कि जो बल जो होता है तो उसका मान, उसका वैल्यू और उसका दिशा होता है, मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन होता है। बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो F12 आ गया, तो हाँ उसका दिशा कितना, डायरेक्शन कितना हो गया, तो उसका दूरी कितना था, तो R12 था, तो R12 को रख लिए हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। जो F13 था, तो F13 तो उसका जो सर उसका दूरी कितना था, तो R13, तो सर R1 उसका हम कैप ले लिए। फिर इस तरीका से F1n है, तो सर उसका डिस्टेंस कितना है, तो R1n मान लिए, तो बिल्कुल भी सही सर हो गया। इसके बाद देखिए जो F1 डैश था उसको सेम रख दिए हम। आप जान रहे हैं कि जो बल जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो K Q1 जो 1 2 है ना, तो इसको हम 1 2 मान लिए हैं। तो K Q2 बाई कितना है, तो R12, जो 1 2 है ना, तो R12 का स्क्वायर ले लिए। ये जो सेम जो है R12 कैप, तो इसको सेम रख दिए हम। फिर देखिए F13 है, तो K Q3 हो गया, बाई कितना है, तो R13 हो गया। तो सर इसको हम यहाँ स्क्वायर कर दिए। इसको जो R13 कैप है, तो उसको कैप को सेम रख दिए हम। अब देखिए F1n था, तो Q1 QN हो गया, और डिस्टेंस में 1n है, तो Q1 R में 1n आ गया, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। और जो R1 कैप सेम था, तो उसको हम सेम रख दिए। इसके बाद आप यहाँ देखिए, समझिएगा बढ़िया से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो सब में कॉमन क्या है, तो Q1 है, Q1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी है। इसको हम तीर लिए इस साइड में कर लिए, तो Q1 को निकाल दिए बाहर, तो क्या बच गया, तो Q2 बच गया। तो Q2 को लिख दिए, R12 का स्क्वायर बच गया, तो उसको हम रख दिए। आई जो R1 कैप सेम है, तो उसको सेम रख दिए। इसके बाद Q1 को बाहर निकाल लिए हैं, तो क्या बच गया, तो Q3 बच गया, तो Q3 को लिख दिए हैं। नीचे में कितना सर बच गया, तो R13 है, तो R13 का स्क्वायर रख दिए हैं। और जो R13 कैप है, तो उसको सर सेम रख दिए, बिल्कुल भी सही सर। और जो Q1 को कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया, तो QN बच गया, तो Q1 लिख दिए हैं। अब नीचे में क्या है, सो R1n, तो R1n को लिख दिए सर, उसका सर कर दिए हैं। और यहाँ सर R1n का जो कैप है, तो उसको सेम यहाँ रख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं। इसके बाद आप देखिएगा जो K जो है, तो उसका वैल्यू होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बोलेंगे सर हाँ होता है। जो Q1 है, तो सर उसको हम ये साइड में ला लिए, तो बिल्कुल भी सही सर। अब देखिए इसको समेशन हम n मान लिए हैं। इस पर देखिए क्या है, तो सर Q2 हो गया प्लस Q3 है, यहाँ पे Q1 है, तो इसलिए हम डॉट डॉट समीशन हम n तक मान लेते हैं, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ठीक। तो I जो है ना, हम किसके बराबर कर दी हैं, जो I है वह 2 के बराबर है, ठीक। हाँ, तो इसको हम यहाँ से रखते हैं जो I के फॉर्म में। जो Q हो गया, तो Q हो गया। ये जो कितना है सर, ये जो I नहीं है, समझिए कि 2 है, तो I किसके बराबर है, 2 के बराबर कर दिए हैं। तो K नहीं Q क्या है, Q हो गया, Q2 हो गया, तो इसको हम I रख दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। फिर R1I हो गया, इसका हम स्क्वायर कर दिए, इसको भी सही सर। फिर कितना है सर, इसको R12 के कैप बच गया, तो R12 रख दिए। ये जो I है 2 के बराबर है, इसलिए R1 इसका क्या है सर, I है, तो R1I या R12 इसको समझिए कैप है। तो यहाँ R1 कैप हो गया, इसको लिख दिए हम, तो बिल्कुल भी सही सर। फिर F1 डैश था, तो उसको सेम ला दिए यहाँ से। तो 1 क्या था, वो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, तो Q1 बराबर कितना गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। आज जो समेशन n था, तो उसको भी लिख दिए थे। जो I इज इक्वल टू कितना था, 2 था, इसको भी सेम रख दिए हम। देखिए यहाँ से ये कितना है सर, तो ये QI है, तो QI है, R1I का स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल कितना है, तो यहाँ से R1 कैप का है, तो R1I का कैप, इसको हम सेम रख दें। इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जे ई लाइनिंग है, सही लाइनिंग है, इसमें हम कुछ नहीं चेंजिंग किए हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ से, तो F1 डैश हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। क्या, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। जो n जो समीशन n है, जो I इज इक्वल टू 2 है, तो उसको भी सेम रख दिए हैं हम। इसको देखिए आप यहाँ से, तो QI हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। अब R1I का स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल भी सही। आपको सिखाए थे कि जो यूनिट जो वेक्टर होता है, तो जब इसको हम कैप को हटाते हैं, तो ऊपर में हम क्या, तो ऊपर में हम डैश को लगाते हैं, नीचे में हम मॉड को लगाते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो कुछ नहीं किए हैं, इसको और इसको हम सेम लिख दिए हैं, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेम रख दिए। इसको भी उतार दिए, इसको भी उतार दिए, इसको भी उतार दिए, इसको भी उतार दिए, बस इसको में हम चेंजिंग किए हैं। ये जो कैप जो है ना, तो कैप को हम हटा दिए हैं यूनिट वेक्टर ग्रुप में। तो ऊपर में क्या, तो ऊपर में सर उसका डायरेक्शन यानी कि दिशा लगता है, नीचे में क्या, तो उसका मोड लगा दिए हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। बस उसको हम यहाँ से जो सेम रख दिए हैं हम। देखिए ये वैल्यू को समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो उसी को हम बड़ा में करके यहाँ से आपको लिख दिए हैं। यहाँ से आपको हम दिखाते हैं, वो जो वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को हम बड़ा सा बहुत बड़ा में करके यहाँ से लिख दिए हैं।
देखिए अब यहाँ से इसके बाद आपको समझा देते हैं। शायद देखिए, हाँ जो वैल्यू है तो इसको हम बहुत बड़ा में करके लिख दिए। देखिए यहाँ से तो F1 था तो बोलेंगे सर F1 आ गया। फिर कितना है तो Q1 लिख लीजिएगा इसको, तो Q1/4 पे एप्सिलॉन हो गया, तो Q1/4 पे एप्सिलॉन हो गया, तो बोलेंगे बिल्कुल सही सर। और जो समीशन n था i = 2, तो i = सेम ला दिए हम। और कितना है तो QI फिर बटा में कितना R और I का स्क्वायर हो गया, तो बोलेंगे सर 2 गो और एगो यहाँ है 3 गो हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो QI हो गया, तो R और I हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। फिर ऊपर में कितना बच गया सर, तो ऊपर में R और I बच गया। तो बस इतना एक फार्मूला आपको ला देना है, आपको 5 मार्क्स आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में मिल जाएगा। तो बस इतना लिख देना है, इतना लिख देना है कि PROOVED प्रूव्ड, हाँ प्रूफ कर दिए हैं। आपको 5 मार्क्स जो है ना वह आसानी से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ बाबू चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सपोर्ट करिए हमें भी, ताकि हम और मेहनत आपके लिए कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। इसके बाद जो क्लास जो नेक्स्ट आएगा ना, तो कितना आएगा वो, तो नेक्स्ट नंबर क्लास को हम 13 नंबर क्लास को आपको लाएंगे। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो दोस्त के पास शेयर करिएगा, ताकि और अधिक लोग इस क्लास को देख सकें। तो जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।